नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर उसके नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया है। आतंकियों की दिल्ली में धमाके की योजना थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। 15 अगस्त को धमाके की थी प्लानिंग। पुलिस ने नापाक मंसूबे को किया नाकाम। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल को अपने शिकंजे में दबोचकर आईएसआईएस के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिया, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। आतंकियों की 15 अगस्त को भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके की योजना थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा होने के कारण आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर धौलाकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। 36 साल उम्र है इसकी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी को पाकिस्तानी आईएसआईएस कमांडर अबू हुजैफा कंट्रोल कर रहा था। फिलहाल पुलिस आतंकी को कोर्ट में पेश कर 7 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। पूछताछ में और भी खुलासा होना संभव है। पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाए। दिल्ली पुलिस की तत्परता ने एक बड़े वारदात को अंजाम देने के आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से ऋषिकेश की रिपोर्ट। मामले पर ताजा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले तो आईएसआईएस आतंकी मामले में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए दीपक, अभी अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से एक फोटो जारी किया गया है। आतंकी जो यूसुफ गिरफ्तार हुआ है और जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानकारी है कि 8 दिनों का पुलिस रिमांड मिला है और उसे यूपी के बलरामपुर में उसके अपने गांव के आसपास ले जाया गया है और वहां पे पुलिस रेकी कर रही है कि जिस अपने गांव में, जिस कब्रिस्तान में उसने बम धमाके करके एक ट्रायल लिया था आईडी ब्लास्ट करके और बड़े पैमाने पर उसे दिल्ली के कोई भीड़ भाड़ बाजार वाले इलाके में उसे फिट करना था, तो उसका पुख्ता तरीके से जांच कर रही है पुलिस और उसमें यूपी एटीएस की टीम भी है। इसीलिए देखिए, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी और जब बम डिफ्यूज किया जा रहा था तो दिल्ली के स्पेशल सेल लोधी रोड जो ऑफिस है वहाँ पे यूपी एटीएस की टीम आई थी और दोनों मिलकर आपस में समन्वय बना रहे थे। दूसरा, इस बात को लेकर जांच हो रहा है कि यूपी एटीएस को लगता है कि चूंकि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था प्रधानमंत्री की ओर से, उसके बाद आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहर थे जिसमें अयोध्या शामिल था, तो क्या इस गिरफ्तारी का या इस मॉड्यूल का कनेक्शन उन धार्मिक स्थानों पर भी कोई ब्लास्ट करने की योजना थी या आतंकियों के हमले की कोई भविष्य में गुंजाइश है, इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है, उस बिंदु पर भी किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे अहम जानकारी है कि जो यूसुफ दिल्ली में आया था, बताया जा रहा है, सूत्रों ने बताया कि वो अपनी बहन के यहाँ रुका था और बड़ी मददगार वो लोग थे, तो उनको वेरीफाइड किया जा रहा है और कुछ जगहों पे छापेमारी की गई है और कुछ जगहों पे नजर रखा जा रहा है कि क्या वहाँ पे जो स्लीपर सेल बोला जाता है, उसको आप आम शब्दों में समझे कि जो दूसरा बैकअप प्लान होता है, उसके बारे में क्या क्या जानकारी है, जिसकी जानकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। कहा गया कि सिक्योरिटी रीजन से हम वो जानकारी आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले में गिरफ्तारी, काउंटर और फिर जो जिस तरीके से बम डिफ्यूज किया गया, जो जानकारी दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो बेहद डराने वाले थे। मसलन कि इस इस जो मिशन था उसके बाद फिदाइन हमला करने की योजना है। 5 साल पहले वो आईएसआईएस के संपर्क में आया था। सीरिया का जो अल हिंदी
जो हैंडलर है उसके संपर्क में था, और जब भी उसकी फ़ोन पर बात होती थी या तो वो इंटरनेट कॉल के जरिए होती थी, किसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, अल हिंदी के सरगना को से जरूरी से मिलना था पिछले साल, लेकिन एयर स्ट्राइक में वो मारा गया सीरिया में, और उसके बाद जो दूसरा कमांडर है उससे लगातार संपर्क में रहा और पहला मिशन दिया गया था। अपने गांव में कॉस्मेटिक की दुकान है, 4 बच्चे हैं, बीवी हैं, और 4 बच्चों का पासपोर्ट बन गया था इंडिया से बाहर जाने का, इस बात की भी जानकारी दी गई, और ये मिशन पूरा करना था। क्योंकि 15 अगस्त टारगेट पर था, 15 अगस्त को धमाका करना था कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और उसके लिए तैयारी की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से ये मंसूबा साफ नहीं हो पाया। दूसरा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चूँकि कोरोना का वक्त है और मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा वगैरह सब बंद हैं, तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही थी प्लान करने की। तो इस वजह से संभवतः पुलिस को लगता है कि डीटीसी बसें या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता था। जी ऋषिकेश, तो इन मुद्दों पर इस एंगल पर बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी और कई आतंकियों को पकड़ा था जो अपने हैंडलर के संपर्क में थे। ये न जाने कैसे बच गया, लेकिन इसमें भी गंभीर विषय ये है कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति आईईडी विस्फोटक तक उसकी पहुंच है, तो और भी न जाने कितने लोगों की पहुंच इस तरह के विस्फोटक तक होगी, और न जाने कितने विदेशी हैंडलर की पहुंच देश में रहने वाले ऐसे आतंकियों के पास होगी जो धमाका करने की तैयारी कर रहे होंगे। दीपक, न केवल आईडी ब्लास्ट बल्कि जो फिदायीन हमले के लिए बेल्ट तैयार किया गया था, वो भी कबूलनामे में यूसुफ ने कहा कि वो बेल्ट उसने बना लिया था और वो खुद सेल्फ मेड था। इसे इस बात की ट्रेनिंग मिली थी और उसके बाद इसे फिदायीन हमला करना था। तो आतंकियों की जो हिंदुस्तान में 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद आया और हमारे देश में कई आतंकी हमले हुए, लेकिन फिदायीन हमला अब तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। और अगर इस तरीके का मंसूबा या इस तरीके का कोशिश मिशन है तो कहीं ना कहीं ये डराने वाला सच है, और इसीलिए दिल्ली की स्पेशल पुलिस या दिल्ली की जो सिक्योरिटी एजेंसी है लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये मॉड्यूल पनपने के पहले ही ध्वस्त हो जाए। क्योंकि एक वक्त में देश में आतंकी हमलों के पीछे इसी यूपी के आजमगढ़ का मॉड्यूल हुआ करता था। आजमगढ़ के बहुत सारे वैसे बच्चे थे जो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में थे और कई जगहों पे उनका नाम आया था। तो उस मॉडल का चूंकि अब खात्मा हो गया और अब एक नए तरीके का मॉड्यूल डेवलप हुआ, और उसी मॉड्यूल के तहत ये अपने आका से सीधे कभी फिजिकली मुलाकात नहीं करता है, इंटरनेट के जरिए बात होती है, वहीं से इसे इंस्ट्रक्शन मिलता है, और फिदायीन हमला जैसे करने की तैयारी थी। लेकिन सवाल अब भी है दीपक कि आखिर किन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि एक व्यक्ति एक चोरी की मोटरसाइकिल से अपने साथ इतने सारे सामान कैरी नहीं कर सकता है। किन परिस्थितियों में पुलिस का आमना सामना हुआ, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन मिला और पुलिस के पास क्या इंफॉर्मेशन थी, तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस सिक्योरिटी रीजन से ये सब चीज़ें जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी दिल्ली में मददगार हैं या अन्य शहरों में मददगार हैं उस तक पहुंचा जाए और इस जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाए, जिससे कि भविष्य का भारत सुरक्षित बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में एक गंभीर समस्या ये भी है, पहले इस तरह के कोई आतंकी थे जो विस्फोटक करने की क्षमता हासिल करते थे, तो वो जानकारी आती थी कि पहले कभी विदेश यात्रा पर गए हैं और वहां ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। लेकिन इस मामले में तो यह जानकारी मिल रही है कि बस फोन से एक आतंकी को भारत के अंदर तैयार कर दिया आईएसआईएस के हैंडलर्स ने। ये और गंभीर चुनौती है, न जाने कितने फोन कॉल्स करके वो कितने आतंकी तैयार कर सकते हैं। दीपक देखिए, इस बारे में भी दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट जानकारी दी कि 5 साल पहले ये सऊदी के देश में गया था और वहाँ पे एक मजदूर की हैसियत से गया था, काम करने के लिहाज से गया था, और वहीं पे इसका संपर्क उन लोगों से होता है जिसके बाद इसका नेक्सस बनता है, और फिर ये भारत में अलग अलग जगहों पे मिशन के तौर पर काम कर रहा था। कई बार इसने दिल्ली में अकेले रेकी की। अब तक होता था कि आतंकियों का जो गुट होता था वो मॉड्यूल, उसमें 4 या 5 लोग होते थे, अलग अलग टीम होते थे और अलग तरीके से रेकी करते थे। लेकिन इस बार यूसुफ अकेला था, अकेले उसने रेकी की थी अलग अलग जगहों पे,
और जो प्लांट करने का तरीका था वो भी अकेले तरीके से था, जिसमें कोई सबूत नहीं मिले और काम आसानी से हो जाए। लेकिन एक दिल्ली पुलिस की सतर्कता, दूसरा कोरोना काल की वजह से, और तीसरा जो भारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त था 15 अगस्त को लेकर के, इसकी वजह से इस तरीके का बड़ा जो षड्यंत्र था देश को लहूलुहान करने का, उस पर कामयाबी नहीं मिली और सिक्योरिटी एजेंसी ने वक्त रहते इसे दबोच लिया। लेकिन अब भी सवाल बहुत हैं कि जो स्लीपर सेल है, यानी कि जो इसका बैकअप सेल है, उसकी क्या स्थिति थी, उसमें कितने लोग हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना हो या राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास हो, और जिस तरीके से देश में एक हिंदू राष्ट्रवाद की जो राजनीतिक लहर चल रही है, उसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं हैं। 48 घंटे पहले इस बात के थ्रेट मिले थे कि 3 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और उनके निशाने पर दिल्ली है और कुछ अन्य शहर हैं जहां पे आतंकी हमला करने की फिराक में है। पुलिस ने यह भी नहीं स्पष्ट किया कि क्या इसका कोई कनेक्शन धार्मिक चीज़ों से था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये एटीएस को लगता है कि राम मंदिर की वजह से उनके निशाने पर वो भी थे। क्या वीवीआईपी लोग थे, ये भी बातें स्पष्ट नहीं थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वैसे कौन से जगह थे जहाँ पे इन लोगों को इस बात की जानकारी थी और जहाँ पे ब्लास्ट करना था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जांच के विषय हैं। 6 टीमें लगाई गई है। 3 दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी इस मिशन को पूरा कर रहे थे, जिनकी देखरेख में ऑपरेशन चल रहा था, जिसके नाम बाकायदा बताए गए। शुरू में अलग अलग पूछताछ में अलग अलग नामों के जरिए भरमाने की कोशिश की गई। यूसुफ ने अलग अलग तरीके से अपने बयान बदले और बार बार पुलिस को उलझाने की कोशिश की, और इसीलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फिदायीन हमला नहीं हो भविष्य में, इस मॉड्यूल को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर जांच एजेंसियां काम कर रही है। इसलिए देखिए, एनआईए हो, यूपीएटीएस हो, या फिर स्पेशल सेल हो, या फिर अन्य जो एजेंसी है, वो इस पर बारीक नजर बनाए हुए है और अलग अलग टीमों में अलग अलग मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऋषिकेश, क्या पुलिस के लिए मुश्किल ये भी रही कि ये व्यक्ति अकेला ऑपरेट कर रहा था, कोई टीम में नहीं, जहां से चूक होने की संभावना ज्यादा रहती है, और अकेले कोई व्यक्ति अगर किसी काम में शामिल रहता है तो उसकी सूचना मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो क्या ये वजह रही कि ये लंबे समय तक छुपा रह पाया? नहीं दीपक, देखिए, जब गिरफ्तारी के वक्त में पुलिस ने वो कहानी बताने से इनकार किया। चूंकि एक व्यक्ति अगर अपने पास 2 प्रेशर कुकर बम जिसमें आईडी लोडेड हो, अगर वो कैरी कर रहा है, उसके साथ वेपन भी है, हथियार भी है जिसकी बरामदगी हुई है, जो गाड़ी है वो चोरी की है, तो संभवतः उस पर और भी लोग बैठे होंगे। जहाँ पे ये व्यक्ति रह रहा था वो कौन लोग थे और वहाँ किस तरीके का सपोर्ट मिला था। तो मौकाए वारदात पर 3 लोगों की सूचना बताई होने की बात बताई जा रही है, लेकिन जिस रास्ते से गुजरना था पटेल पथ पर, वहाँ पे इसको दबिश दी जाती है और ये पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, तो उस वक्त में किसी एक व्यक्ति का होना संभव नहीं है। पुलिस इसे सिक्योरिटी रीजन से छुपा रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मौके पर 3 लोग थे और 2 लोग मौके पर बच निकलने में कामयाब हो गए, और उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए कोशिश से चल रही है। बाकी जो इसका अपना होम टाउन है, जहाँ जो इसका गांव है बहरामपुर, उसके जो बगल जिस गांव में है, जहाँ इसने टेस्ट किया था, उस कब्रिस्तान के पास भी ले जाया गया। वहाँ पे रेकी की गई, कोशिश की गई कि किस तरीके से चीज़ें हुई है और लोकल लेवल पे क्या इनके कनेक्शन है, क्या इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसका क्या ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है। ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसकी जांच की जा रही है। उन चीज़ों को भी जो हैंडलर पाकिस्तान से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं, उन हैंडलर पर भी पुलिस नज़र रख रही है, साइबर सेल की टीम, जिसके जरिए ये पूरा प्लान किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों पर जाँच चल रही है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है यूसुफ की, और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है, जांच चल रही है। 8 दिन का पुलिस रिमांड है, और 8 दिन के बाद जब पुलिस रिमांड के बाद जब चीज़ें सामने आएगी अदालत में, जब इसे पेश किया जाएगा, तो और स्पष्ट चीज़ें निकल कर आएगी कि क्या जांच का प्रोग्रेस है, क्या यूसुफ ने बताया है और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे, क्या उसका मॉड्यूल था। ये सब अभी बात का विषय है जब पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी, जब इसके पूछताछ की रिमांड की अवधि 8 दिन का पूरा हो जाएगा। ऋषिकेश, अब क्या लगता है एजेंसियों को और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ दक्षिण भारत में और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में आईसिस की पहुंच की जानकारी थी। अब ये जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास भी आईसिस की पहुंच है, तो और सतर्कता बरतनी होगी तमाम एजेंसियों को। जी देखिए, बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप 90 के बाद का देखिए आतंकवाद का जो मॉड्यूल रहा हमारे देश में,
वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन था। हाफिज सईद हो या फिर जो जिहादी संगठन पाकिस्तान के जो चरमपंथी संगठन हैं उनकी तरफ से कोशिशें की जाती थी और बहुत घुसपैठ के जरिए इन चीज़ों को लाया जाता था। हाल के कुछ सालों में देखें तो ये आतंकी हमला सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों तक टिके हैं। कोई पब्लिक प्लेस पर इस तरीके के धमाके की खबर बीते 10 सालों में देखने को नहीं मिली है हिंदुस्तान में। लेकिन इस बार कोशिश जरूर है वही कि वो भय को पैदा करना, एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना। इसीलिए आतंकियों की कोशिश थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके अगर कामयाब नहीं हो या वहाँ कोई छोटा धमाका करने के बाद फिदायीन हमला किया जा सके। फिदायीन हमला हिंदुस्तान में अब तक नहीं हुआ है, आतंक के मॉड्यूल में शामिल नहीं हुआ है और इसीलिए ये सबसे बड़ा चिंता की बात है और डराने वाली बात है। इसीलिए जितने भी तमाम सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं वो इस बात की कोशिश में है कि ये मॉड्यूल, एक वक्त था जब हिंदुस्तान में यूपी के आजमगढ़ का आतंकी मॉड्यूल काफ़ी चर्चा में हुआ करता था और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे, बहुत सारे उस पर राजनीति होती थी। देखिए दिल्ली में ही जब इनकाउंटर हुए जामिया में उस वक्त भी कई तरह के राजनीति हुए। जब दिल्ली के अलग अलग जगहों पे सरोजनी नगर और अन्य जगह पे सीरियल ब्लास्ट हुए वो भी देश ने देखा है। जब मुंबई में होटल ताज पर हमला हुआ उस वक्त भी इस तरीके की चीज़ें हुई थी। लेकिन उस वक्त था कि एक गुरिल्ला वॉर जैसी स्थिति थी। कुछ टोले में 4, 5, 6 के संख्या में आतंकवादियों की टीम बनाई जाती थी, अलग अलग उनको बैकअप दिया जाता था और वो अपना जो टारगेट वो भीड़ भाड़ इलाके को चुनते थे जिससे कि दहशत का माहौल पैदा हो। लेकिन इस बार खास टारगेटेड थे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वीवीआईपी लोगों की लिस्ट भी थी लेकिन वो उसका कनेक्शन पुलिस नहीं बता पा रही है। लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ वीआईपी व्यक्तियों के बारे में भी आतंकियों के हिट लिस्ट में है जिसमें देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके का थ्रेट उनको पहले भी मिल चुका है। तो ये क्या उसकी मंशा दिल्ली के लुटियन में कुछ उस तरीके के का ब्लास्ट करने का था? क्या लाल किले पर जब झंडोत्तोलन हो रहा था स्वतंत्रता दिवस के वक्त में, पूरी होने के बाद ये तमाम जानकारियां एजेंसियों के पास होगी और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ शामिल अन्य तमाम लोग जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उन सबको सलाखों के पीछे एजेंसी पहुंचाने में कामयाब रहे। धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आईसिस का आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसे 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल उसे उसके गांव ले जाकर जांच पड़ताल की जा रही है जहां उसने आईईडी बनाकर उसकी जांच की थी और फिर वहां से दिल्ली की ओर रवाना हुआ था आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए।